हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर हमसे क्वेश्चन करें, अगर एक बेसिक क्वेश्चन पे आए कि आपको पता है रेडियो एंटीना जो होता है या हम लोग के जो टीवी का रिमोट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है। कैसे? कभी सोचा है कि कैसे हमारा एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक सिग्नल जा रहा है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से कैसे हमारा एक एंटीना दूसरे एंटीना तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफर कर रहा है। सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ना, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे होता है समझते हैं। चलो, इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा कि कैसे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। थोड़ा सा देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो देखो, लेग से हमारे पास एक मेटल है। मेटल के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मेटल है, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो अब मान लो इसको हमने एक सोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है। अगर मान लो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऊपर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता है तो ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, चलो ऊपर की तरफ भाग गया। मगर क्वेश्चन ये आता है कि ऑसिलेट करने में तो इसको ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, तो ये तो ऊपर जाकर रुक जाएगा, है ना। मगर यहाँ पे हमने सोर्स कौन सा लिया है, ये हमारा एसी सोर्स है। और एसी करंट को पता है कि वो वैरी करती रहती है, ऊपर नीचे, है ना। यानी यहाँ पे हमारा टर्मिनल भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते रहेगा। ठीक है, फर्दर उसमें क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते रहेगा। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन भी चेंज होगी टाइम के साथ। ठीक है। सो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कराया तो इससे क्या होगा, हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया उसने। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लो चार्ज पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ऑसिलेशन क्या होता है, ऊपर नीचे मूव करना। एक ही पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे वो मूव कर रहा है, उसमें पाथ चेंज नहीं हो रहा, वो आगे पीछे सिर्फ जा रहे हैं, है ना। आगे इधर उधर ऊपर बाहर कहीं नहीं जा रहा, वो सिर्फ एक डायमेंशन में ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। मगर क्वेश्चन आता है कि हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था एक चीज़ कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या बनाता है, करंट। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो करंट बनाता है। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है विथ वेलोसिटी v, लेट्स से, तो वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ करंट, है ना। चार्ज पार्टिकल को फ्लो को ही तुम करंट बोलते हैं। यहाँ पे करंट क्रिएट किया। अब हमको ऑस्टेड ने बताया था, अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होती है तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैप्टर नंबर 4 की पहली वीडियो देख सकते हो, उसमें ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को क्लियरली डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जब कंडक्टर से करंट पास हो रही है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, ये भी पता है। ठीक है, पता है, वेरी गुड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो क्या ये करंट नहीं है, कि करंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, मतलब ये करंट नहीं कंस्टिट्यूट करेगा, ये करंट नहीं बनाएगा ऑब्वियसली। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्शन देखो ऐसे होगी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड एक्शन ऐसे कैसे हो गई। ठीक है, सो हमको ये निकालना सिखाया था राइट हैंड थंब रूल ने कि मान लो जैसे ये करंट कैरिंग वायर है तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगी। देखो, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। एंड अगेन जब करंट चेंज होगा अपनी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, देन ये ऐसे हो गई। ठीक है, फिर अगेन करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अगेन ऐसे हो गई। देखो ये रखा थंब के पॉइंट, करंट की डायरेक्शन में हमने थंब पॉइंट किया एंड देखो कहाँ जा रहा है, ऐसे। अब ये ऐसे होगी। अब देखो एक्चुअली में क्या है, 2 डायमेंशन बोर्ड है, इसमें हम 3D में रखते हैं। तो एक्चुअली में कैसे चले, देखो ये हमारी मैग्नेटिक वेव ऐसे चलेगी। ठीक है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर, देखो ये ऐसे चल रही है। ठीक है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे चल रही है। ठीक है, यानी ये लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। ठीक है, देखो ये ऊपर नीचे चल रही है, ये जेड एक्सिस में चल रहा है। अगर हम देखें तो देखो ये वाई एक्सिस में चल रहा है, ये जेड एक्सिस में चल रहा है, और उसकी वेलोसिटी मोशन हो रहा है वी एक्सिस में। देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तो रहा सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मगर स्टिल क्वेश्चन आइज कि आप तो बताए थे कि रेडियो एंटीना कैसे काम करते हैं। चलो देखते हैं उसको कि रेडियो एंटीना कैसे काम करता है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस मेटल को नाम दिया एंटीना, इसको नाम दिया एंटीना। अब मान लो आप रेडियो स्टेशन बैठे हो तो आपको स्टेशन के ऊपर लगा होगा ना एंटीना, जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना। इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटिंग एंटीना, क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये हमारा सिग्नल है, अभी सिग्नल कौन ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ये मेटल। इस मेटल को हमने नाम दिया एंटीना। अब मान लो इस सिग्नल को हमको रिसीव करना है, जैसे आपके फ़ोन में एक एंटीना लगा होता है ना, या आपके रेडियो में एक एंटीना लगा होता है, जिसमें इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी है उसको रिसीव करेगा, उसी वजह से वहाँ पे चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेगा,
है ना। अब वो कितनी स्पीड से ऑसिलेट करेगा वो डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी पे, यानी यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, कितना तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, न्यूज़ दिखा सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पे लिया अभी फिलहाल के लिए 10 किलो हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स या 30 या जो भी लेना पड़े सकते, ठीक है, 100 किलो हर्ट्स लेट से या 100 हर्ट्स जो भी, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। एक वेव कितनी साइकिल कंप्लीट करी एक सेकंड में, तो यहाँ पे जितनी बार ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा उतना ही बार साइकिल कंप्लीट होगी। देखो ऊपर ऑसिलेट किया, नीचे ऑसिलेट किया, तो एक साइकिल पूरी होगी। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये 100 बार एक सेकंड में ऑसिलेट कर रहा है। खुद सोचिए, देखो 100 बार, मतलब 100 बार हम कैसे, मतलब ऐसे करके भी करेंगे तो भी हमको बहुत टाइम लगेगा। 100 बार मतलब बहुत तेज़ होता है, ठीक है। तो 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हम जितना सोच सकते हैं। यानी हम लोग की जो घर में सप्लाई होती है करंट वो भी 60-70 हर्ट्ज़ की होती है, मतलब जनरली। सो देखो सोचो कितनी बार ये ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, कितनी बार ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होगी। अब ये जितनी बार ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको भी उतनी बार ऑसिलेट कराएगी। तो यहाँ पे हमको सेम फ्रीक्वेंसी की एक सिग्नल मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये मेटल सरफेस क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिसीवर एंटीना। ये क्या है, रिसीवर एंटीना, ठीक है। तो देखा आपने कैसे एक तरफ से हमने फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया या सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया एक एंटीना से दूसरे एंटीना में, एक मेटल बॉडी से दूसरे मेटल बॉडी में। इसको हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। मान लो लेट से हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, इस फ्रीक्वेंसी को हमने कर दिया लेट से 10 ट्रिलियन हर्ट्ज़, ठीक है। 10 ट्रिलियन हर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा होता है 10 ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है। तो 10 ट्रिलियन हर्ट्ज़ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमको वेव्स मिलेंगी अब उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या हम बोलेंगे, इंफ्रारेड, ठीक है। इसको हमने और ज़्यादा कर दिया, लेट से हमने इसको कर दिया 1 पेटाहर्ट्ज़, 1 पेटाहर्ट्ज़, पेटाहर्ट्ज़, ठीक है। पेटाहर्ट्ज़ में कितना मिलेगा, अगर इसको हमने कर दिया फ्रीक्वेंसी को 1 पेटाहर्ट्ज़, तो जो हमको अगली वेव मिलेगी, यानी इसकी वेव को जो हम ये ऑसिलेट कर रहे हैं 1 पेटाहर्ट्ज़ मतलब तुम्हें कितना होता है, देखो अगर आप नेट यूज़ करते हैं तो पहले क्या आता है 1 बाइट, फिर आता है 1 किलो बाइट जो कहते हैं 10⁻³ बाइट, जो होता है 1 किलो बाइट, ठीक है। इसके बाद आता है 1 MB, 1 MB कितना होती है 10⁻6 बाइट। इसके बाद आती है 1 GB, 1 GB कितनी होती है 10⁻9 बाइट्स। उसके बाद आता है 1 टेराबाइट जो होता है 10⁻12 बाइट्स। फिर आता है 1 पेटाबाइट्स, ये होता है 10⁻15 बाइट्स, समझ लो 10⁻15 बाइट्स, यानी 1 2 3 4 करते 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 15 जीरो, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी एक के बाद अगर हम 7 जीरो लगा दें तो बनता है करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, तो उससे भी दुगना है, यानी 1 करोड़ करोड़, ठीक है। उसमें भी 1 जीरो ज़्यादा है, यानी 1 करोड़ करोड़ बार अगर हम इसको ऑसिलेट करेंगे एक सेकंड में 1 करोड़ करोड़ टाइम्स अगर ये ऑसिलेट करने लगेगा, तो जो फर्दर हमको ये सिग्नल देगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देगा, उसको हम बोलेंगे विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। मैं क्वेश्चन आता है सर सन से तो रोशनी आती है, उसमें कहाँ ऑसिलेट करता रहता है पार्टिकल, एक्चुअली वहाँ पे फ्यूजन होता रहता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है हाइड्रोजन का एटम है वो ऑसिलेट करते रहते हैं, और वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव मिलती है, डिफरेंट ऑसिलेशन से मिलती है, डिफरेंट बिहेवियर से मिलती है। अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, अभी फिलहाल के हमको समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, अगर मान लो इसी पे हम अगर इतना फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर पाए 1 पेटाहर्ट्ज़, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी अगर हम ट्रांसमिट कर पाए कि इतनी बार कितना 1 करोड़ करोड़ टाइम्स बार ये अगर ऊपर नीचे घूमने लगे एक सेकंड में ऑसिलेट करने लगे, तो हमको क्या मिलेगा, विजिबल लाइट, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा होता है कुछ भी, कैसे मान लें, क्वेश्चन आता है ना कैसे मान लें, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एनर्जी तो एनर्जी होती है, तो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं हम, है ना। तो लेट्स से अगर हम हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे किसी मेटल को, ठीक है, तो क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, उससे पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। जब भी हम हीट देते हैं तो पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना, क्लास 11 में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वाइब्रेट करने लगेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। हाँ, फॉर एग्जांपल हम लोहे को हीट दे रहे हैं और लोहा गर्म हो गया, और गर्म होने की वजह से एटम में इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, वो लोहा दिखता है रेड कलर का, तो रेड कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विजिबल लाइट नहीं है, मिल गया ना विजिबल लाइट। तो जब हम लोहे को गर्म हीट दे रहे हैं तो वहाँ से हमको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से कलर की, लाल कलर की। जब लोहा गर्म होता है तो लाल कलर का हो जाता है ना, तो मतलब क्या है कि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को या कोई भी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवा गए तो उससे हमको कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है। तो इसका मतलब इंफ्रारेड भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल। विजिबल लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल। एक्सरे, गामा रे, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यही सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट
करंट, इसको हम डिनोट करेंगे ID से। चलो समझते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, सो देखो स्टार्टिंग में जब बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही थी, ठीक है, दुनिया में अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था? डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि जो इंसान बहुत क्यूरियस होता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, वो बहुत ज़्यादा नया नया चीज़ें इन्वेंट करता है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी लीड्स टू अ इन्वेंशन, बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी लीड्स टू अ इन्वेंशन। किसने कहा है सर? अरे हम कह रहे हैं, ठीक है, किसी महान आदमी ने कहा है। कौन? ठीक है, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक बैटरी कनेक्ट किया एक कैपेसिटर से। ये क्या है? कैपेसिटर। ठीक है, इतना तो पता है ना कैपेसिटर क्या होता है, ये बताना पड़ेगा। सो एक कैपेसिटर है जिसमें क्या है, हमने बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा करंट है? नॉर्मल करंट है। जो बैटरी रहती है तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, है ना, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट क्या होता है? dQ/dt। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी चार्ज फ्लो करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट। यहाँ पे देखो ना, वही दिखा रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब टाइम, टाइम के साथ जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे करंट, है ना। यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब चार्ज फ्लो कर रहा है तो इस बैटरी से मतलब चार्ज निकल रहा है ऑब्वियसली। जब मान लो लेट से ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये प्लेट कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो मतलब यहाँ पे जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, स्टार्टिंग में तो पूरा चार्ज होगा नहीं। ठीक है, मोबाइल लगाते हो प्लग में तो क्या एक बार में 100% जाता है? नहीं ना, धीरे धीरे ये भी चार्ज होगा। स्टार्टिंग में मान लो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, ठीक है, फिर चार्ज हो रहा है धीरे धीरे। तो चार्जिंग में जैसे क्या होगा कि जो करंट यहाँ से आ रही है, ठीक है, वो करंट यहाँ से इसमें स्टोर हो रही है, मतलब चार्जेस जो यहाँ से आ रहे हैं, चार्जेस इसमें स्टोर हो रहे हैं प्लेट्स में, है ना। चार्जेस स्टोर होने की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे चार्ज यहाँ पे प्लेट्स पे बढ़ रहे हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, तो यहाँ पे क्या है, चार्जेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चार्जेस बढ़ने की वजह से क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही है? इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो धीरे धीरे चार्जेस बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे चार्जेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। चार्जेस कौन प्रोड्यूस करता है? और सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है? चार्जेस ना, ऑब्वियसली। तो चार्जेस जितना ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तब धीरे धीरे क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यहाँ से करंट आ रही है और ये चार्ज कर रही है इसको, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ज़्यादा स्टोर होंगे, ज़्यादा स्टोर होंगे, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, इतना पता है? ठीक है, अब देखो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल करंट यहाँ बह रही है। अब हमने बोला यहाँ पे हम दो लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है किरचॉफ लॉ और दूसरा है आपका सॉरी, दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, इस दो लॉ की हेल्प से हम समझेंगे यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं करंट की, सो अभी हम थोड़ी पहले डिस्कस किया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या थी, कंडक्शन करंट थी। तो जब मैक्सवेल ने, क्यूरियोसिटी थी ना उसके अंदर, तो मैक्सवेल थे जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को नापा कंपास ले आके, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा था। ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और जब हम उसके अंदर कंपास ले जाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगा। जो कंपास क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे इसने जब कंपास लेके आया मैग्नेटिक फील्ड में तो वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब रहा सवाल करंट का, यहाँ पे जो उसने करंट को किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, तो उसको समझ में आया कि यहाँ से करंट जो आ रही है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, और यहाँ से करंट जो आ रही है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो वो सारा चार्ज क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। जैसे मान लो ये प्लेट है कैपेसिटर की और ये एक और प्लेट है, तो यहाँ से जो करंट आ रही है, यहाँ से क्या आ रहा है, करंट क्या होती है, dQ/dt। जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है वो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, स्टोर हुआ चार्ज, तो क्या यहाँ से आगे चार्ज जाएगा, सॉरी यहाँ से आगे करंट जाएगी, यहाँ से आगे करंट नहीं जाएगी, मतलब इस प्लेट्स के बीच से करंट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ के हिसाब से समझ में आया कि यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। मगर जब वो कंपास को ले गए यहाँ पे, जब वो कंपास को ले गए अगेन, तो उन्होंने देखा कि कंपास यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कंपास यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट है ही नहीं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं तो डिफ्लेक्शन शो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रहा है, क्वेश्चन ये आ गया उनके दिमाग में। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी उनकी और बढ़ गई, और ज़्यादा क्यूरियस हो गए, और ज़्यादा मतलब उत्सुक हो गए कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, समझना है। ठीक है, तो उन्होंने माना, उन्होंने खुद से अज्यूम किया यहाँ पे कोई करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है।
है ना। और दूसरी चीज़ क्या उन्होंने की कि देखो अगर हम दोनों लोगों को देखें, किरचॉफ लॉ क्या बोलते हैं कि जितनी भी करंट किसी भी पॉइंट पे एंटर करेगी उतनी लीव करेगी। जंक्शन लॉ पता है ना, किरचॉफ का जंक्शन रूल, कि जितनी करंट यहाँ से एंटर करेगी इस पॉइंट ए पे उतनी करंट यहाँ से लीड करेगी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। मगर उन्होंने देखा कि यहाँ पे जितनी करंट आ रही है यहाँ से उतनी करंट नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जा रही है। ठीक है, एज्यूम ऐसे किया जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो यहाँ से करंट तो जा नहीं रही, ऑब्वियसली यहाँ से करंट नहीं आ रही तो यहाँ पे करंट कितनी होगी, 0। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किरचॉफ लॉ को उन्होंने बताया कि गलत है। ठीक है, उन्होंने कहा किरचॉफ लॉ क्या यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा, गलत तो नहीं बल्कि वैलिड नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आपको एम्पीयर सर्किट लॉ क्या होता है, एम्पीयर सर्किट लॉ बोलता है B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किसी वजह से बनती है, करंट की वजह से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी करंट की वजह से बनेगी। मैं यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यानी इसका मतलब I जो है वो 0 है, और 0 इंटू म्यू नॉट क्या हो जाएगा 0, तो B डॉट DL कितना हो जाएगा 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कोई है ही नहीं। अगर हम कोई भी एज्यूम कर लें एक एम्पीरियन लूप, कोई भी एम्पीरियन लूप अगर हम एज्यूम कर लें, एम्पीरियन लूप क्या होता है कि एज्यूम करते हैं हम लोग जिसके अंदर कितने मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने एक लूप एज्यूम किया, हमने एक इमेजिनरी लूप माना, ऐसा इतना बड़ा एरिया। ठीक है, ये कैपेसिटर के प्लेट से हमने बोला इतना बड़ा एरिया, इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किटल लॉ। एम्पीयर सर्किटल लॉ के हिसाब से यहाँ पे कितनी करंट जानी चाहिए 0, मगर क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए 0। अगर करंट 0 जा रही है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0, मगर उन्होंने देखा यहाँ पे पास डिफ्लेक्शन शुगर है, यानी इसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई करंट जा रही है। तो उन्होंने कंक्लूड किया यहाँ से एक करंट जाती है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपेसिटर जब चार्ज होगा धीरे धीरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी। मान लो जैसे पहले स्टार्टिंग में कैपेसिटर की प्लेट है, यहाँ पे लेट्स से एक चार्ज था तो यहाँ से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, धीरे धीरे चार्ज बढ़ने लगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी, फिर और चार्ज बढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना। और इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, पहले कम थी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले स्टार्टिंग में एक चार्ज था, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एक करंट प्रोड्यूस हो रही है, किसी वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है, जिसको उसने बताया मैक्सवेल ने कि ये कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। तो देखो उन्होंने कहा कि देखो इससे कोई लॉ भी गलत नहीं हुआ, अब किरचॉफ लॉ भी इसके सही हो गया कि क्या जब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट करंट होगी यानी जितनी करंट यहाँ से जा रही है, अगर हम किरचॉफ लॉ को सही करें तो देखो उन्होंने कहा यहाँ से करंट कितनी जा रही है IC, यहाँ से कितनी करंट जा रही है ID। ये करंट किसी वजह से, ये करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे कितनी करंट एंटर की ID और यहाँ से कितनी करी IC। देखो यहाँ से जितनी करंट जा रही है उन्होंने माना कि IC और ID बराबर है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ से जितनी करंट जा रही है IC उतनी करंट यहाँ से निकलेगी और वो जितनी एंटर करेगी दूसरे प्लेट में उतनी वहाँ से फर्दर निकलेगी। और ऑब्वियसली बैटरी जितना करंट दे रहा है उतनी करंट वो वापस ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेट के बीच में जो करंट है उसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या होती है, दोनों बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंडक्शन करंट का तो फॉर्मूला पता है dQ/dt। मैं क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होगा। पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, द करंट दैट इज प्रोड्यूस बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, उसी को हम बोलते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बन रही है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी यहाँ पे जो करंट बन रही है वो किसी वजह से बन रही है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, समझ में आते हैं। मैक्सवेल ने इतना एनालाइज किया, तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, क्योंकि देखो कंडक्शन करंट हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है इसके लिए हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हम फॉर्मूला निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम ID से डिनोट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ। अब जिसने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है यार, पहला चैप्टर है फिजिक्स का, पहला चैप्टर, इतना भी नहीं पढ़े अभी तक, एग्जाम आने वाला कब पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना तो पढ़ लो यार, गॉस लॉ तो याद ही होना चाहिए, गॉस लॉ भी नहीं पता। यहाँ से एक चलो एक चीज़ हमको समझ में आए, IC = ID। ठीक है, तो गॉस लॉ पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पढ़ लेना उसको। तो गॉस लॉ पढ़े हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो गॉस लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स जो होता है वो होता है E.dA, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.dA, जो कि होता है Q/ε0 से। ठीक है, यहाँ पे फाई जो है फ्लक्स है, फाई जो है फ्लक्स है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि होता है E.dA। फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही है ना, उसको हम बोलेंगे फाई, वो होगा E.dA, जो कि होता है Q/ε0, यानी कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है
डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 5। अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखो 5 जो है वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम यहाँ पे करंट निकालनी है। ठीक है, कौन से डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट किसी वजह से बन रही है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी, देखो अब एरिया कौन सा हमने कंसिडर किया, एरिया तो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे जो भी कैपेसिटर का प्लेट्स का जो एरिया है वो तो कॉन्स्टेंट है, यानी इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसका जो एरिया है, ये एरिया ये कॉन्स्टेंट है, इसी वैल्यू चेंज नहीं कर रही। यहाँ पे एरिया कॉन्स्टेंट है, कौन वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, द करंट दैट इज प्रोड्यूस बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से बन रही है, उसे हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से क्या है, फाई चेंज करेगा। तो फाई चेंज करेगी तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो मान लो यहाँ पे अब एक बड़ा सा चार्ज है, उसकी वजह से टोटल फ्लक्स बनना है। अगर हम एक छोटा सा चार्ज कंसिडर करें तो डी फाई कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अब यहाँ पे क्या है, छोटा सा चार्ज है, छोटा सा फ्लक्स होगा, बड़ा चार्ज होगा, बड़ा फ्लक्स होगा। ये डी क्यू मतलब दिखा रहा है एक छोटा सा, मतलब एक हम इसको छोटा सा एक चार्ज हमने एज्यूम किया, उसके बाद में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, काम करते हैं, इसको भी मत करो, डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधे, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने का इरादा क्यों है हम लोग का, क्योंकि करंट क्या होती है, कंडक्शन करंट हमने कहा ना, IC जो होती है वो होती है डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे देखो क्यों है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे किसी तरह डी टी ले आएँ, ठीक है, वो जगह करंट बन जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो डी फाई बाई डी टी, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एंड फाइनली इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद फर्दर डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट। यहाँ पे कौन सी करंट बन रही है, यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो उसकी वजह से बनने वाली करंट कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। देखो ये हो गया आई डी, डी क्यू बाई डी टी, ये करंट है, डी क्यू बाई डी टी करंट है। कौन सी करंट, कंडक्शन करंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम किसको निकाल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो कौन सी बनती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो करंट बन रही है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, डी फाई बाई डी टी। देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है, कि टाइम के साथ साथ फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी यहाँ पे जो करंट बन रही है वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसको फर्दर हम यूज़ करेंगे, इसलिए फॉर्मूला याद रख लें। जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और जो कंडक्शन करंट का फॉर्मूला होता है आई सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, इसे फर्दर यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए। सो इतना नोट करना क्या कर सकते हैं। सो इसके बाद आती है मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और अपने जो रिसर्च पेपर है, अब उसने इतने बड़ी रिसर्च की थी अबाउट क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो जहाँ पे भी करंट का कॉन्सेप्ट आता था उसने थोड़ा 4 जो मेन फार्मूला हैं, जो 4 मेन फार्मूला इक्वेशन है, कौन कौन सी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और तीसरी फैराडेज लॉ, और लास्ट एम्पियर सर्किट लॉ। तो इन्होंने मैक्सवेल ने क्या किया था कि चारों इक्वेशन में हल्का सा मॉडिफिकेशन किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने अपने पेपर में इसको पब्लिश कर दिया था। तो इससे क्या है कि हम लोग जो ये चारों इक्वेशन को कंबाइनली जानते हैं एज अ मैक्सवेल इक्वेशन। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या थी, ये बोलता था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फ्लक्स कितना पास हो रहा है किसी भी सरफेस से, यानी फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स किसी बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो हमने पढ़ा इक्वेशन पहले चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद आती है मैग्नेटिज्म, तो ये होता है बी डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ई ए 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट करते नहीं थे, तो वहाँ पे कोई चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी एक सिंगल पोल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, नेट जितना फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है उतनी बाहर जाती है, इसलिए उसका क्लोज इंटीग्रेशन कितना होता है 0। अगर देखना है तो आप देख सकते हैं चौथा चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, फैराडेज लॉ क्या बोलता है, फैराडेज लॉ बोलता है ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं ईएमएफ। यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स नहीं ले रहे, वो हम
अगर होगा तो एन डाल देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, जितने टर्म्स होंगे उससे हम डाल देंगे। और इसी को अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख देखो, हमें पता है वोल्टेज ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज ही होता है, ठीक है। तो वोल्टेज का रिलेशन हमने देखा था विद इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, E इज इक्वल्स टू dV/dr, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड कंसिडर करें, यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब नहीं, इसलिए माइनस हटा दिया, ठीक है। सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ से dr जो है ये लेंथ है, यहाँ से देखो dV कितना हो जाएगा, E इंटू dr, इसको लिख सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, ठीक है। यहाँ हम लेंथ कंसिडर करें, ठीक है। या आगे हमारा वोल्टेज यानी EMF, यहाँ पे EMF होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ d∅/dt। हाँ, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन लिख सकते हैं। देखो EMF बराबर होता है E.dl, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं EMF बराबर होता है E.dl, ठीक है। EMF बराबर होता है E.dl, और ये किसके बराबर होगा, d∅/dt, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिखो, E.dl कितना हो जाएगा, d∅/dt, ठीक है। तो बुक में इक्वेशन दी है, इसके अगली इक्वेशन जो है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके बाद जो लास्ट है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। था एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो वो बोलता था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl होता है μ0I, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कैपेसिटर में मैक्सवेल के केस में कि जो करंट होती है यहाँ दोनों करंट की जैसे होती है, यहाँ पे जो आपकी करंट ट्रांसफर होती है वो दोनों करंट की जैसे होती है, कौन सी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे तो दोनों करंट एग्जिस्ट करती है, बीच में कैपेसिटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट, कैपेसिटर के बाहर कंडक्शन करंट, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl हो जाएगा μ0IC प्लस μ0 इंटू ID, ठीक है। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं B.dl इज इक्वल्स टू μ0IC प्लस μ0। अब ID क्या होता है, अभी हम ID की इक्वेशन निकाली थी ε0 d∅/dt, तो हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रेशन इसके लिए भी होता है, चाहो तो इसको भी कर सकते हो, क्लोज इंटीग्रेशन इसके लिए भी पहले करता है, ठीक है। साइन देना है तो दे सकते हो, नेगेटिव साइन इसमें होता है, ठीक है। फ्रेंड ने बताया ना माइनस EMF जो होता है -n d∅/dt होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n तो हम कंसिडर कर नहीं है, वैसे चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई मतलब इक्वेशन गलत नहीं हो जाएगी। इसको अगर आप ऐसे भी लिखोगे -n d∅/dt तो भी सही है। अगर जैसे नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में 1 है तो वहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 है तो 2 हो जाएगी, यानी जितना भी दिया उसके अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं। तो ये 4 इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने, और इसी की अराउंड रैपअप कर दिया था उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर हमको बताएं साल 2020 यानी बोर्ड्स जो है, बोर्ड्स 2020 में ये क्वेश्चन आया है कि राइट द मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन जो है इसका फॉर्मूला पूछा था 2020 में, 1 नंबर क्वेश्चन था कि राइट द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, यानी कि एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन क्या है उसको लिख। तो देखो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज बुक में दिया हुआ है। और अगर हम आगे देखें, आगे नोटिस करें तो एक क्वेश्चन 2018 का था, ठीक है। 2018 बोर्ड्स के क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कि वेयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट फॉर्म, या व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंडक्शन करंट। क्वेश्चन का फॉर्म अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो पूछा था डिस्प्लेसमेंट करंट या तो कंडक्शन करंट कहाँ बनती है। तो अगर हम एक सेटअप देखें, अगर हम सेटअप देखें, लेट्स से हमारे पास ये क्या है, एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर के बीच में जो करंट बनती है उसको हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट करंट, और जो कैपेसिटर के बाहर बनती थी उसको हम बोलते थे कंडक्शन करंट, अगर आपको याद होगा। तो इसमें अगर हम पोजीशन बताना होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट की पोजीशन कहाँ है, इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या तो इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और कंडक्शन करंट की पोजीशन क्या है, कंडक्शन करंट की पोजीशन क्या है, तो कंडक्शन करंट की पोजीशन जो है वो कहाँ है, अक्रॉस द सर्किट एक्सेप्ट वो कैपेसिटर वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके अंदर आदत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की तो आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स आइडिया कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा बहुत देख लिया हमने, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वो तो हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, मगर बनती कैसे है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, नेचर क्या होता है इसका, किस तरीके की होती है, जैसे इंफ्रारेड हो गया आपका, विजिबल रेंज हो गया, या फिर यूवी रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। बाकी बस इतना ही था इस टॉपिक में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।